तो अब हम देखें, हम समझेंगे सबसे पहले कि हमें करना क्या चाहिए जब इस तरह हमारे पास सवाल आ जाए। जब आपके पास पेपर आता है तो उसमें एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि इसमें जो अगर मैं इंट्रोडक्शन जो लिखूं इसका इसका जब अगर मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा सवाल का, तो मुझे इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना चाहिए। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से मैं इनमें से 4 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एक तो आपको पता है कि पहला जो आपका क्वेश्चंस होता है वो होगा एमसीक्यूज टाइप। पहला एमसीक्यूज टाइप होगा, और उसके बाद दूसरा आपके पास ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा और छठा और सातवां और आठवां। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास जो सवाल आ गए वो हो गए 7 यहाँ पे आ गए, और एक हमारा एमसीक्यूज होगा सबका। ये आपको क्लियर है। तो पहला सवाल आपका 20 का है, उसके बाद हर इसमें से जो सवाल करेंगे वो 20 का होगा। ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी आपका 20 है, और यहाँ भी आपको 20 मिलेगा। सारे सवाल 20 के हैं। तो अब इनमें से आपको जो टोटल सवाल करने हैं वो कितने हैं, शाबाश बताएं। इनमें से इन 7 में से टोटल कितने सवाल करने हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता हो, ये चीजें किससे पूछने की जरूरत नहीं होती। और कभी भी ये गलती नहीं करें कि आपको ऐसा कोई सवाल जो पता ही ना हो उसको अटेम्प्ट करें। वो सब बिल्कुल मजबूरी जो हो, 100% मजबूरी के बाद आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आसान। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप पहले देखें, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें ये वाला जो सवाल है ये पहले करना चाहिए। जैसे सपोज कि हमारा पहला सवाल है एनर्जी क्राइसिस पे, ये सवाल है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे सवाल है। तो ये सवाल हमारा 5वें नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर पे। क्या कोई बच्चा ये सवाल पहले कर सकता है, शाबाश बताएं। पहले कर सकता है, या हमें सीरीज में चलना है, पहले 2 करेंगे फिर इस तरह चलेंगे, शाबाश बताएं। पहले करेंगे या नहीं करेंगे भाई। कर सकते हैं, वेरी गुड, जबरदस्त। तो पहले हम कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले जब हम इंट्रोडक्शन इनका लिखने जा रहे हैं, हम जितने भी बच्चे हैं बैठे हैं, तो इंट्रोडक्शन इसमें से किसका इंट्रोडक्शन आपको लगता है कि बिल्कुल आसान है। कौन सा सवाल है जिसका इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल 100% आसान लगता है, शाबाश। शाबाश बताएं। इसमें से कौन सा सवाल है जो आप पहले करेंगे और उसमें आप क्या लिखेंगे। 3रा, अच्छा चौथा, तीसरा, 5वां, ठीक है, चलें। तो अब मुझे बताएं कि आप लोग ये मुझे बताएं, आप इनमें से सवाल को जब समझते हैं, ठीक है, जब सवाल को समझते हैं तो कौन सी चीज हमें जहन में रखनी चाहिए सवाल समझने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल को समझने के लिए कौन सी चीज जहन में रखनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो अब देखें, enumerate the measures adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmir in Indian occupied Kashmir after 5th। तो इसमें आपको जो मेजर पार्ट है वो ये है, मेजर्स एडॉप्टेड बाय पाकिस्तान। तो ये वाला पॉइंट मेजर्स जो है, आपको इस सवाल में मेजर्स पे फोकस करना होगा।
मैयर्स का मकसद है सजेशंस, रिकमेंडेशंस, एडवाइस और मैयर्स, जैसे आप कहते हैं लव्स प्रिवेंटिव मैयर्स। ठीक है, तो हमें ये समझना है, एक बात को जहन में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको कभी भी पहला कोई भी वर्ड अगर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ये वाला मैयर्स कह रहे हैं और आप मैयर्स पे फोकस नहीं कर रहे, आप किसी और चीज ऑक्युपाइड कश्मीर पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर इसमें आए तो हमारी मर्जी हम क्या भी लिखें, नहीं, इस तरह नहीं होगा। अगर कश्मीर है तो कश्मीर पे आपने सवाल पढ़ा होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो तैयार करना है वो मैयर्स तैयार करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, डन बाय एन्यूमरेट द मैयर्स adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmiri people in Indian occupied Jammu and Kashmir after 5th August 19। तो कौन से मैयर्स लिए थे वो आपको लिखने होंगे। क्लियर? तो पहले हमें ये समझना है कि पूछा क्या जा रहा है सवाल में। अगर एक भी चीज गलत समझ ली तो आप देखें ज्यादातर बच्चों को सवाल में डबल जीरो मिलते हैं, मतलब सारे सवाल करके आते हैं, 4 सवाल करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, फिर भी उनके 5 और 6 मार्क्स आती हैं। अब 5 और 6 मार्क्स का मेन मकसद मैं आपको बताऊं वो ये है क्योंकि वो सवाल को समझ नहीं सकते। जब आप सवाल को नहीं समझ सकेंगे तो आपको ये 5 और 6 और 7 मार्क्स मिलेंगी, वो भी एमसीक्यूज की मिलेगी, थ्योरेटिकल की नहीं मिलेंगी। क्लियर है? चलें भाई, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है अफगान ऑन Afghans led solutions of Afghanistan crisis। समझ आ रहा है? Afghans led solution of Afghanistan crisis। अब देखें अफगानिस्तान में जब 2002-2001 में आपको पता होगा कि 2001 में ट्विन टावर्स तबाह हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में, अमेरिका में। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त ये था कि अमेरिका ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है, उसको हमें पकड़ना है, और वो अफगानिस्तान आ गए, यूएसए फोर्सेस के साथ साथ अलाइड फोर्सेस भी आ गए। ठीक हो गया? तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है, देखें ज्यादातर जो आपका सवाल होगा ना कोई भी, वो आपका होगा एनालिसिस बेस्ड। ये बात आप जहन में रखने हमेशा के लिए। इस पे कुछ सवालों में आपकी एनालिसिस काम आएगी, एनालिसिस में यहाँ पे लिखता हूँ, तो कुछ सवालों में आपकी एनालिसिस काम आएगी, आपकी थ्योरेटिकल काम अपना ये जो रट्टा है वो काम नहीं आता, एनालिसिस काम आती है। आपने रट्टा लगाया अफगानिस्तान के बारे में, मजा नहीं करेगा जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करते कि पूछा क्या जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन अफगान्स ऑन अफगान्स लेट, अफगान्स ऑन अफगान्स लेट। ठीक है, तो अफगान को ऑन करके और उसमें गवर्नमेंट की सॉल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। अमेरिका ने कहा कि भाई इनके माँ हम मसले हल करेंगे, हालात इनके जितने भी खराब है इनको हम हल करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि हालात और खराब हो गए, बजाय कि नेटो फोर्सेस और अमेरिका मिल के उनके मसले हल करते, लेकिन मसलों को मल्टीप्लाई किया। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद सी पे एक आपके सवाल आया है, फेज 2 will galvanize industrialization and employment in Pakistan। सीपेक फेज 2 आपको पता होगा, सीपेक फेज 2 में क्या था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो ये जो फेजेस हैं, ये फेजेस में काम किया जा रहा है सीपेक का, और कभी रोड बना रहे हैं, कभी स्कूल बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। तो ये फेजेस में काम, बजट जितना आ रहा है उसी हिसाब से ये काम चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल नंबर सीपेक के बारे में। तो सीपेक बारे में आपको एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर 1, इस चीज को आपको हाईलाइट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट। सीपेक पे आपने 100 किताबें पढ़ी हैं भले,
500 किताबें पढ़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडस्ट्री और नौकरी, दो चीजें, समझ आ रहा है आपको नहीं आ रहा? इंडस्ट्री और नौकरियां, अगर इन दो चीजों को आपने टच नहीं किया, सीपेक के थ्रू इंडस्ट्री बनी है और सीपेक के थ्रू नौकरियां मिली है, दो चीजों को टच नहीं किया तो आपका सवाल गया, आपका सवाल गया कि बिल्कुल जॉब्स मिलती हैं। और थरकोल जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे काफी लोगों को जॉब्स मिली हैं और थरकोल के थ्रू वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके थ्रू फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो थोड़ी आपको रिसर्च करनी होगी, बिल्कुल 100%। हाउ पाकिस्तान शुड कम्बैट 5th जनरेशन वार सक्सेसफुली। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, शाबाश, हाउ पाकिस्तान शुड कम्बैट, इसमें क्या पूछा जा रहा है, शाबाश बताएं भाई। मैयस, क्या पूछ रहे हैं, इसमें कौन सी चीज में फोकस है? सही, स्ट्रेटेजी, अच्छा, स्ट्रेटेजी टू होल्ड द सिचुएशन ऑफ वार। हाउ पाकिस्तान शुड कम्बैट 5th जनरेशन वार, 5th जनरेशन वार सक्सेसफुली। तो पाकिस्तान किस तरह 5th जनरेशन वार क्या है, आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे आप जाके गूगल करेंगे 5th जनरेशन वार, यहाँ पे लिखेंगे 5th जनरेशन वारफेयर। तो अब जैसे ही लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे 5th जनरेशन वार रिपीटेडली डिप्लॉयड वन रेटोरिकल गैजेट दैट 5th जनरेशन वार, अब यहाँ पे व्हाट डज 5th जनरेशन वार मीन, डिनोटिंग डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर डिजाइन टू प्रोड्यूस मशीन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस है भाई, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको फोकस करना होगा कि सवाल में जो चीज पूछी जा रही है उसी को, ठीक है। His 5th generation war started between India and Pakistan. These claims repeated reply one rhetorical that the 5th generation war, इसको आप खोलें और इसके बाद इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। तो जब तक आप किसी भी सवाल को लिखने के बाद पढ़ते नहीं हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग प्रॉपरली। तो जब भी कोई चीज अगर आपको करनी है तो पहले, सबसे पहले आप एहसान आय भट्ट ने लिखा है, ये आप ये है एसोसिएट प्रोफेसर स्कॉलर हैं, स्कूल ऑफ पॉलिसी गवर्नेंस, यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में, ये जॉर्जिया में है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि इन्होंने इसमें 5th जनरेशन को क्या कहा है, 5th जनरेशन वार बेसिकली कौन सी चीज है। तो बिल्कुल 100% आपको ये चीजें मिलेंगी यहाँ पे, परसेप्शंस, इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, ठीक है। ये देखें ये वाली चीजें, perceptions, information, propaganda, and fake news are all tools in ostensibly modern form of warfare। मतलब आपने झूठ बोला कि भाई इंडिया के पास इतना वेपन है, अब पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो ये आपने प्रोपेगेंडा की, आपने झूठ बोला, एक परसेप्शन डेवलप की कि फला फला रहा इस तरह करेगा, ये इस तरह करेंगे, तो ये फेक न्यूज के थ्रू आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इन द वेक ऑफ ईयू disinformation lab report, it was argued that Pakistan is facing new type of holistic war on that income everything from bombs to boots, ठीक है। तो bombs to boots के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे आराम से। One problem with this logic is that at least as far as international relation security scholars are concerned, 5th generation war is not a widely accepted idea। अब उसको जो है अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि इससे भी कोई नुकसान होगा। Searching the content of 5 well-regarded international relation or international security peer review, international security journal, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। 5th generation war doesn't appear in the last 5 years, लास्ट 5 years में अभी तक नजर नहीं आ रही है, ये कह रहे हैं। तो आप इस तरह रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हैं। All war is politics but not all politics is war। सारी वार पॉलिटिक्स है बट सारी वार पॉलिटिक्स नहीं भी है।
ठीक है। और पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स जंग नहीं होती। तो इस तरह आप आराम से ऐसे आर्टिकल्स को जरूर पढ़े करें। अच्छा, इसमें एक मजे की बात मैं बताऊं जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों को समझ नहीं आता। सपोज कि अगर आप इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसने आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, 1 2 3, तो इसकी आप पिरसी बनाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसकी आपको बनानी है पिरसी। जब आप इसकी पिरसी बनाएंगे तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। जो भी बच्चा पिरसी बनाता है, जब भी किसी आर्टिकल को पढ़ता है, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसकी आपको पिरसी बनानी है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलें, ये आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं पीछे वाले पॉइंट्स में। तो दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या पूछ रहा है? शाबाश। क्या, किस चीज पे फोकस है? किस चीज पे ज्यादा फोकस है भाई? शाबाश। इस सवाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मैंडेटरी है फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो हमें इस पे क्या लिखना होगा? कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस होगा? लैंग्वेज कौन सी होगी? अब इसमें लैंग्वेज जो है ना बड़ी मैटर करती है आपकी। अब इसमें जो पूछा जा रहा है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान, तो इसमें जो फोकस होगा वो आपका होगा कि भाई एलाबोरेट करना है। एलाबोरेट करना है कि पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एलाबोरेट करना है कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किस तरह लाएगी भाई। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे लाती है? तो आप 1 2 पॉइंट्स मुझे बताएं। शाबाश, इसके इसके 1 2 पॉइंट्स बताएं, देखूंगे आपको समझ आया है या नहीं आया। शाबाश। 1 2 पॉइंट बताएं, शाबाश मुझे। कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी नजर में सही है? एजुकेट सोसाइटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सही। और पॉइंट्स बताएं। अच्छा, स्ट्रेंथ इन एग्रीकल्चर, स्ट्रेंथ इन एग्रीकल्चर सही है। बेटर रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, सही, गुड, वेरी गुड। इंक्रीज एक्सपोर्ट, ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त, गुड पॉइंट्स। टूरिज्म अवेयरनेस, सही है, ठीक हो गया। टूरिज्म अवेयरनेस में अच्छा पॉइंट है। और पॉइंट्स बताएं। अब यही जो है ना, हमें पैराग्राफ डेवलपमेंट पे काम करना है। तो सवाल को समझने के लिए हमें फोकस करना है कि इंट्रोडक्शन हमें किस तरह लिखना होगा कि इसको ब्रेक करने में। फिनिश, फिनिश की जगह आएगा एराडिकेट, एराडिकेट करप्शन आप लिखेंगे, ठीक है, फिनिश नहीं, एराडिकेट करप्शन। तो ये फोकस होगा। चलें,
आगे चलते हैं। एक और पॉइंट आपको देता हूं मैं, वो एक दूसरा जो पॉइंट है जेंडर इक्वलिटी। मतलब आपका जो फोकस होगा ना, फोकस आपका इस चीज पे होगा कि भाई हमें इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो आएगी कैसे, इकोनॉमी अच्छी कैसे होगी, दिस इज द पॉइंट। नेचुरली जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें हमारे पास इकोनॉमी अच्छी किस तरह होगी। तो आप जब इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये सवाल फाइनल वाला कर। critically evaluate the evolution of Muslim separate identity in the subcontinent। अब जब भी आपसे पूछा जाए ना क्रिटिकली, किसी भी सवाल के बारे में क्रिटिकली इवेल्युएट करें इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी। इवोल्यूशन का क्या मकसद है? शाबाश। इवोल्यूशन का जो मकसद है वो क्या है भाई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन भाई? आस्ते आस्ते तब्दीली आना, अच्छा जबरदस्त, वेरी गुड। आस्ते आस्ते तब्दीली का आना। अब क्रिटिकली इसमें लफ्ज दिया गया है क्रिटिकली इवेल्युएट, तो ये पॉइंट जो है ना इम्पोर्टेंट है कि क्रिटिकली इवेल्युएट को हम किस तरफ लेके जाएंगे भाई, ये चीज हमें समझनी है। क्रिटिकली इवेल्युएट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हमें पता चले कि हम समझ गए हैं सवाल को और आगे वाला बंदा भी समझ गया है कि हमने उसको समझा है, उसकी पॉइंट को हमने समझा है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किसी भी सवाल को इंट्रोडक्शन, कि हाँ इंडो पाक, हाँ पाकिस्तान अफेयर का पेपर है भाई, ये जो पेपर है वो पाकिस्तान अफेयर का है। तो पाकिस्तान अफेयर सीएसएस में ये जो आया है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें जो चीज जहन में रखनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो ये है कि जब आप कश्मीर पे लिखें तो इसको सारे के सारे सवाल को इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, पूरे सवाल को करना है। जैसे हमारे इनुमरेट द मैयर्स एडॉप्टेड बाय, तो दो दो तीन तीन पॉइंट सारे यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह अफगान ओन्ड अफगान लेड, तो पहले आपको पेज में इसी को एलाबोरेट करना है। फिर ये सी पे के बारे में जो पूछा जा रहा है, तो पहले आप इसको इसको हिट करेंगे कि बिल्कुल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, उसके साथ साथ लोगों को पाकिस्तान में नौकरियां भी मिल रही हैं, मजदूरों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को नौकरियां जॉब्स मिल रही हैं, और ये सारा का सारा जो कमाल है वो सी पैक का है। तो आपको इसमें पहले पेज में इसको हिट करना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें सारी रिन्यूएबल एनर्जी की सिग्निफिकेंस ही लिखनी है इंट्रोडक्शन में। तो हेडिंग्स अभी आपको नहीं बनानी, पहले आपको सवाल को मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मेरे पास यहाँ पे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आए, ठीक है। ये सपोज के सवाल है, ये हमारा सवाल है, तो इस सवाल को हम समझते हैं। सपोज कि ये हमारा सवाल है, ऊपर ये हमारा सपोज के सवाल है। पहले हम इस सवाल को इस तरह हिट करेंगे, इस सवाल को इस तरह हिट करेंगे, फिर जो है वन बाय वन हम हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग वन हमने बनाने के बाद पैराग्राफ लिखेंगे, फिर हेडिंग टू बनाएंगे, फिर पैराग्राफ लिखेंगे, फिर हेडिंग थ्री बनाएंगे, फिर हम पैराग्राफ लिखेंगे, फिर हेडिंग फोर बनाएंगे, फिर हम पैराग्राफ लिखेंगे, और फिर जो है हमारा जो लास्ट होगा वो क्या होगा, यो हमारा होगा कंक्लूजन। तो हमारा पूरा हो गया। तो अगर हम सवाल पे 5 पेजेस लिख रहे हैं तो हमारा काफी है, वरना नॉर्मली पहला सवाल पे आप 6 पेजेस लिखें, पहले सवाल पे आपको 6 पेजेस लिखने हैं, ये बात आप समझें। अच्छा, इंट्रोडक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि सपोज कि ये हमने लिखा था पॉलिटिकल मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान, तो विकास देने के बाद आप इसको बताएंगे कि वो किस तरह कंट्री, फॉरेन कंट्री हमने मिसाल दिया सच एज ऑन द कंट्री इफ देयर इज डिक्टेटरशिप, तो यहाँ पे इफ देयर इज आपको नहीं लिखना, ये जैसे सनाउल्लाह ने लिखा ना, जैसे ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज डिक्टेटरशिप, तो ये लिखना है इफ देयर इज डिक्टेटरशिप। देखें वो हमसे ये नहीं पूछ रहा, वो हमसे, ये सनाउल्लाह ने लिखा था, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा इफ, वो हमसे पूछ रहा है कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो मैंडेटरी है किसके लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए या किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो आपको इफ और बट्स में नहीं जाना, आपको डायरेक्टली यही बताना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो हम इसी को तरफ हम के लेके चलेंगे कि भाई जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस मुल्क में होगी तो वो मुल्क खुशहाल होगा, प्रॉस्पेरस होगा, उसमें लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, सर्वाइवल डे खतरे में नहीं होगी, ठीक है, उसमें पीस होगा, अमन होगा, जॉब्स लोगों को मिलेंगी, सिक्योरिटी लोगों को मिलेगी। तो हमारा जो फोकस होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर चीज का ख्याल रखती है, वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगी आपको, आपको अच्छी सी तालीम मिलेगी, अच्छी सेहत मिलेगी, एक दूसरे का ख्याल करेंगे आप, सिक्योरिटी मिलेगी, फॉरेन से लोग, जैसे इमरान खान ने कहा था, लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नौकरियां ढूंढेंगे। तो ये तब होगा जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रही? शाबाश, क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक आइडिया हो गया। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस की, तो एनर्जी क्राइसिस में भी सेम फार्मूला हमारा चलता है। एनर्जी क्राइसिस आपको लिखना है और उसके पहले इंट्रोडक्शन में आप उसको हिट करेंगे कि भाई हैज बिकम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जैसे हमने ये लिखा था। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में इसको ब्रेक करना है और फिर हमें वन बाय वन, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, हमने 4 कम से कम पॉइंट्स लिखने हैं। तो जब हमारे 4 पॉइंट्स पूरे हो गए उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। मतलब अगर आप इंट्रोडक्शन में 50 से 60 वर्ड लिखते हैं और इसी तरह कंक्लूजन में 50 से 60 वर्ड, ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, और आपके जो है 5 से 6 पॉइंट्स इसमें बॉडी में आएंगे, ठीक है, इस बॉडी में आएंगे, पैराग्राफ वाइज आएंगे। तो मेरे ख्याल में आप आराम से 6 से 7 पेजेस लिख सकते हैं। शाबाश, ठीक है ना, 6 से 7 पेजेस आप लिख सकते हैं किसी भी सवाल को हल करने के लिए। ये आप लोगों के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, जैसे एनर्जी क्राइसिस का हमने इंट्रोडक्शन लिखा, ये देखिए, ये सारा इंट्रोडक्शन, हाँ, अलग अलग पॉइंट को पेज पे देखें, 2 पेजेस पे आप, अगर आपका पहले पेज पे सवाल नहीं आता तो नेचुरली आप सेकंड पेज पे भी जाएंगे ना। तो अगर आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्लो है, छोटी सी है या बड़ी है। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो 1 पेज पे आएगा, अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो 1-2 पैराग्राफ, जैसे हमने हेडिंग्स बनाई हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग्स देखते हैं कि हमारे पास है, तो हेडिंग्स हम डिस्कस, हेडिंग्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, हेडिंग्स नहीं है, तो हमें सबसे पहले हेडिंग्स फाइनल करनी है। जब आप हेडिंग्स फाइनल करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो बात हम कर रहे थे कि अगर आपको कोई भी सवाल मिलता है ना, कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि आप उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट किस तरह करेंगे कि भाई सपोज कि यहाँ पे इस सवाल में 5th जनरेशन वार है, ठीक है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पे सपोज के 5th जनरेशन वार है, तो पहले मुझे ये हाईलाइट करना है कि मैं इसको ज्यादा से टच करूंगा, इसको ज्यादा टच करूंगा। इसी तरह मैयर्स हैं तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, तो उसके बाद मुझे जहन में होगा कि मुझे जो फोकस करना है वो मैयर्स पे करना है, बजाय कि किसी दूसरी चीज पे हमें फोकस करना है, इस पर नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद सॉल्यूशंस टू, जिसमें जो सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशन ऑफ अफगान क्राइसिस है, इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जब सॉल्यूशंस की बात आएगी तो नेचुरली क्राइसिस भी उसमें आएगा, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में एनर्जी सिग्निफिकेंस आपको देनी है, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो इसमें आपकी सिग्निफिकेंस पे फोकस होना चाहिए। अगर आपने सिग्निफिकेंस नहीं दी,
अच्छा, सिग्निफिकेंस का अदर वर्ड मुझे कोई बताए। शाबाश, अदर वर्ड क्या है सिग्निफिकेंस का? इम्पोर्टेंस, जबरदस्त, वेरी गुड। अदर वर्ड है इसका इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस आपको देनी होगी, इसके बारे में अगर आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी तो आप गए काम से। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं एक दफा समझाऊं कि जब आपने किसी भी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर दिया तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा लिखने का, भले आप जितने भी पेजेस लिखें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप फोकस इस चीज पे करेंगे कि मैं बेसिकली सवाल को समझ गया हूँ और सवाल की डिमांड पे ही जा रहा हूँ, सवाल की जो डिमांड है उस पे जा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया पहले में ये है, दूसरे में ये है, और सीपेक फेज 2 में आपका फोकस करेंगे। एक तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे। ये दो चीजें हैं। इंडस्ट्री जब देखें आप, जब इंडस्ट्री की बात करेंगे तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट उसमें आ जाएगा, लेकिन आपको इंडस्ट्री के बारे में बताना है कि भाई चाइना ने यहाँ आके इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया है और इंडस्ट्री के थ्रू लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। इस चीज पे आपका फोकस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैंडेटरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इस पे अभी आप लिखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के फवायद। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आपको फवायद लिखने होंगे। फिर है क्रिटिकल इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इवेल्युएट करेंगे मतलब आप अंदाजा लगाएंगे, अपनी तरफ से अंदाजा लगाएंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, चलें भाई, ऐसे का भी डिस्कस करते हैं भाई। पहले देखें, सारी दोनों चीजें आपको जहन में रखनी है। एक ऐसे का इंट्रोडक्शन और दूसरा सवाल का, दो चीजें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो हमें जहन में रखनी है। दो चीजें आपको जहन में रखनी है भाई, ये आपको हमेशा के लिए मैं बताना पसंद करूंगा कि दो चीजें जहन में रखनी है। एक आपको इंट्रोडक्शन सवाल का, दूसरा आपको इंट्रोडक्शन ऐसे का। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले ही अगर आप इसको अच्छा सा ब्रेक कर लेंगे तो आपको फायदे होंगे। अगर आप पहले ही आप इसको ब्रेक करने में नाकाम होते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, अभी मैंने आपको सारा समझा दिया है, तो अब हम चलते हैं। आपको छोटी सी असाइनमेंट होगी 15 मिनट की। ठीक है, 15 मिनट की असाइनमेंट में इनमें से आपको ये जो कश्मीर वाला मसला है ना, कश्मीर वाले मसले पे आप जो है इंट्रोडक्शन लिखें। इस पे कश्मीर वाले इशू पे इंट्रोडक्शन, खाली इंट्रोडक्शन का मतलब 15 मिनट ही लिखना है बस। इन्यूमरेट द मेजर्स। अगर आपको ये नहीं आ रहा, इस पे अगर आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है तो फिर आप सवाल नंबर चौथे को करें। इन दो में से किसी भी एक सवाल को 15 मिनट में आप लिखेंगे और उसके बाद आप मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं, भले मैं सारा दिन लिखता रहूं। ठीक है, वैसे भी बच्चे कम हैं तो मुझे आसानी होगी असेसमेंट करने में भी। तो आप अभी इस पे फोकस करें कि आप या तो पहले सवाल नंबर दूसरे पे या सवाल नंबर चौथे पे आप लिखें, उसके बाद 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। अब हो रहे हैं 4:14 हो रहे हैं, तो आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, ये लिखने के बाद आप मुझे भेजें।
ठीक हो गया। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।